हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर जो भी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ आए उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहिए। तो जनरली मैं जैसे जैसे पीएचडी की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे बेहतर दिखाई देती है तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। इसी तरीके की आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्स दिल्ली के अंदर पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ जो आई हुई हैं उसके बारे में। आपको जानकारी होगी कि एम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, और ख़ास तौर पे मेडिकल साइंसेज में, अगर आप लाइफ साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इससे बेहतर इंस्टीट्यूट्स काफ़ी कम ही हैं इंडिया में। तो दूसरी चीज़ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एम्स के अंदर जब पीएचडी पोजीशंस निकलती हैं तो उसमें बहुत सारी पोजीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें फेलोशिप की ज़रूरत आपके पास नहीं होती, यानी कि नॉन गेट या नॉन सीएसआईआर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं एम्स के अंदर, वहाँ से स्टूडेंट्स को सैलरी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तब पर भी आप यहाँ पे कई सारी पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है अपनी फेलोशिप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्स की खास बात है। और ऐसा नहीं है कि एक आध ही ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे नॉन फेलोशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल ऐसी सीट्स आई हुई हैं और अलग अलग डिसिप्लिन्स में आई हुई हैं। दूसरी एक और बहुत ख़ास बात एम्स की पीएचडी के बारे में ये होती है कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन को रखा जाता है वो बहुत ही वाइड रखा जाता है। दैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखा जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एम्स की जो पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइंस क्या क्या हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम कैसा होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं इंडिया से तो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये नज़र आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये इस लिंक के बारे में आपको बहुत पता ही होगा। अभी एम बायोटेक का जब एग्जामिनेशन होने वाला था तब पर भी हम लोग यहीं पे आए थे। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसी पे क्लिक करके डायरेक्टली आपको आना है और इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स जुलाई 2025 मेंशन्ड है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे ही आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में दिया हुआ है। हम इंटरेस्टेड हैं पीएचडी प्रोग्राम में तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन व्यू डिटेल्स पे जाइए और डिटेल्स में यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट और लॉगिन टू अप्लाई दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं क्योंकि इसको देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें वाइल अप्लाइंग। तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। आइए तो चलिए एक एक करके यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जुलाई 2025 सेशन के लिए ये पीएचडी प्रोग्राम्स अनाउंस्ड हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं। अभी सबसे पहले तो डेट ऑफ अपलोडिंग प्रॉस्पेक्टस, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से ये शुरू हुआ है, यानी कि कल की डेट से ही ये शुरू हुआ है। और ऑनलाइन रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या है? 15/9/2025, यानी कि 15 सितंबर तक का टाइम है आपके पास, शाम 5 बजे तक का। तो अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस अदर डेफिशिएंसीज, मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है तो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपको 19 सितंबर को पता चलेगा। आपके जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते समय, कोई फ़ोटो वगैरह ठीक नहीं आई है तो 22 तारीख को लास्ट डेट है, आप अपने फॉर्म्स वगैरह में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड एंड अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन नेशनल्स। अगर फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर है। उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल लेना होगा।
ठीक है। इसके अलावा फाइनलाइजिंग सेंटर्स एंड अलॉटमेंट्स ऑफ रोल नंबर वगैरह 24 सितंबर को होगा। रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट होना है ऑनलाइन मोड में, तो ये इसकी जो डेट है वो 27 सितंबर है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट्स 9 अक्टूबर है। डिपार्टमेंटल असेसमेंट 17 अक्टूबर है। डिपार्टमेंटल असेसमेंट मतलब एक इंटरव्यू टाइप का होता है जिसमें आपको गाइड वगैरह से इंटरैक्ट करना होता है, 17 अक्टूबर को होगा। और फाइनल रिजल्ट जो है वो 31 अक्टूबर को आ जाएगा। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम 22 नवंबर को लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है। तो जनरल कैंडिडेट्स या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। SC/ST के लिए और EWS के लिए 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, और फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो इसके अलावा रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑन टेलीफोन एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू कॉल एग्जामिनेशन सेंटर। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी वेबसाइट पे ही मिलती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये कंटेंट्स की लिस्ट है, आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो इंट्रोडक्शन और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको पता ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, 90 मिनट्स का होगा। और यहाँ पे 90 मिनट्स में स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों स्टेजेस 90 मिनट्स में कवर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब अभी ये है कि यहाँ पे 2 स्टेजेस होंगी अभी इनिशियली, उसके बाद में एक स्टेज 3 भी होगी, वो मैं बताऊँगा अभी। लेकिन जो 90 मिनट्स का जो टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड करेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 27 सितंबर को है और दिल्ली और NCR में ही सेंटर पड़ेगा। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ये बात क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, दिल्ली NCR में ही सेंटर पड़ेगा। नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। स्टेज 1 में 30 क्वेश्चंस होंगे, स्टेज 2 में 40 क्वेश्चंस होंगे। दोनों को जोड़िए तो कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चंस आएंगे। MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कैंडिडेट्स में एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 होगा। नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो MSc वगैरह करके आ रहे हैं, उनके में एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 और सब्जेक्ट रिलेटेड 40। तो दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट है, बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट रिलेटेड जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनका सब्जेक्ट रिलेटेड अलग होगा और जो नॉन मेडिकल वाले होंगे उनका अलग होगा। मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर पे 1 नंबर दिया जाएगा, इनकरेक्ट में -1/3 हो जाएगा, अनआंसर्ड पे 0 रहेगा। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड 2 कंबाइंड, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में दोनों में जोड़ करके 35 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा स्टेज 3 के लिए। स्पेशल वेटेज अभी मैं बता दूंगा, विल बी एडेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स who score at least 35 marks in stage 1 and stage 2 combined and are eligible for stage 3। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो लोग 35 मार्क्स ले के आ रहे हैं उनको स्पेशल वेटेज भी दिया जाएगा, अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से। 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा स्टेज 3 के लिए, जितनी सीट्स होंगी उसके 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा यहाँ पे स्टेज 3 के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज वगैरह के बारे में छोड़ सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अपियरिंग इन मोर देन 1 सब्जेक्ट द फॉलोइंग विल अप्लाई टू ऑल। तो स्टेज 1 में एप्टीट्यूड रिलेटेड अगर बात करते हैं, कवरिंग इंग्लिश विल कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद अ ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स। तो 30 MCQs यहाँ पे रहेंगे और ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स। स्टेज 2 में 40 MCQ रहेंगे और यहाँ पे 50 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल एग्जामिनेशन टाइम फॉर बोथ द स्टेजेस विल बी 90 मिनट्स कंप्राइजिंग ऑफ 70 MCQ। ये मैंने अभी भी ऊपर भी बताया था आपको। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो जनरली हैं। कंपेंसेटरी टाइम फॉर स्टेज 1, यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनको कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट और सेंटर दिया हुआ है, जैसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट या सेंटर है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन प्रोजेक्ट FA। तो ध्यान दीजिएगा जहाँ पे FA लिखा हुआ है, जहाँ पर भी FA लिखा हुआ है, FA मतलब फंड्स अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको स्कॉलरशिप
एम्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसमें से दी जाएगी। यानी कि उनके पास अगर अपनी फेलोशिप नहीं है तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी, सीट अवेलेबल फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। यानी कि यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपनी CSIR वगैरह की फेलोशिप है या किसी और तरीके की फेलोशिप है। ठीक है, तो टोटल सीट्स यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे सेपरेट मेंशन्ड है। तो जिनके पास फेलोशिप नहीं है वो भी आराम से ज़रूर अप्लाई कर लें। हाँ, आप सीट्स ज़रूर देख लीजिएगा। अब जैसे बायोकेमिस्ट्री में 2 सीटें हैं इस तरीके से, फंड्स अवेलेबल में 7 सीटें इस तरीके से हैं। बायोफिजिक्स में 1 भी सीट नहीं है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, न्यूरोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। तो ये स्टेम सेल में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये सम ऑफ द टॉप एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट रहता है। हालांकि मैं अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भी बारे में दिखा दूंगा। तो देखिए, अगर आप एनाटॉमी में इंटरेस्टेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो फंड्स अवेलेबल वाले में इतने हैं और ये जो अदर मतलब यानी कि ओन फेलोशिप वाले में इतने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है कि अगर आप फंड्स अवेलेबल वाले में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको किस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, ये भी मेंशन्ड है। और ये DST का प्रोजेक्ट है, किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है, ये भी मेंशन्ड रहता है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। इसी तरीके से अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में फ़ंड्स अवेलेबल में 2 और ओन फेलोशिप में 7 पोजीशंस हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो इनिशियल दिया हुआ है ये फ़ंड्स अवेलेबल वाला है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो दिया हुआ है ये फ़ंड्स अवेलेबल सेकंड है, ये ओन फेलोशिप 1 है। यानी कि ओन फेलोशिप वाला, ओन फेलोशिप वाला, ओन फेलोशिप वाला, और फिर ये भी ओन फेलोशिप, ये भी ओन फेलोशिप, ये भी ओन फेलोशिप। तो कुल मिलाकर के ओन फेलोशिप वाली 7 पोजीशंस थी, तो ये 7 की 7 हैं। और आपको इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए, बहुत ही हर जगह पे लगभग MSc लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या MSc बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है ही है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो यहाँ पे देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायो है, यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है ना। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब ये तो बायोटेक्नोलॉजी का ही इनका डिपार्टमेंट ही है। यहाँ पे फंड्स अवेलेबल में 1 पोजीशन है और OF में 1, 2, इसके अलावा 3 सीट्स जो हैं वो ओन फेलोशिप वाले में भी हैं। साथ साथ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे उनका किस एरिया में ये काम करना होगा, यहाँ पे कौन से डिसिप्लिन में काम करना होगा, और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको स्क्रॉल करिए और जितनी भी पोजीशंस हैं आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसको चेक करते जाइए। बट जितना मैंने देखा है उसमें बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स लगभग हर फील्ड में ही एलिजिबल है, लगभग हर फील्ड में एलिजिबल हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको न्यूरोलॉजी के बारे में बताया था, देखिए लाइफ साइंस वाले यहाँ पर भी एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आप देख लेंगे अपने एंड पे, इसको समझ चुके होंगे। यस, अब यहाँ पे देखिए जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी फॉर PhD कोर्सेज ओपन कैंडिडेट्स, मेडिकल क्वालिफिकेशन, या तो आप MBBS BDS वगैरह करके आ रहे हो, या फिर आपके पास नर्सिंग की क्वालिफिकेशन हो, या फिर आप नॉन मेडिकल की तरफ से आ रहे हो। नॉन मेडिकल में जो MSc होल्डिंग कैंडिडेट्स हैं, या MTech की डिग्री है, या BA-MS BHMS वाले कैटेगरी से आप आ रहे हो, तो ये नॉन मेडिकल वाली कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अच्छा, कैंडिडेट्स पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो स्पेशल वेटेज के बारे में मैं आपको बता रहा था वो मेंशन्ड है। तो हम क्योंकि यहाँ पे मोर इंटरेस्टेड हैं कि जो तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट है कि हम ये देख सकें कि स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द बिलो लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ अ फेलोशिप विल बी गिवन स्पेशल वेटेज। यानी कि अगर आपने ये नीचे जो एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं इनको क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज डिटेल्ड इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस। सच कैंडिडेट शुड अप्लाई अंडर द ओन फेलोशिप। ऐसे कैंडिडेट्स को ओन फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैटेगरी विद अपलोड ऑफ प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग फेलोशिप। तो उनको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आ रहे हैं।
टू बी एलिजिबल फॉर स्पेशल वेटेज ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला, रिजल्ट ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो है वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए जुलाई 23 एंड जुलाई 25 के बीच में। अवार्ड ऑफ फेलोशिप मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द अबव लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी ऑफ ओन फेलोशिप यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू 3 स्टेज परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको बताया ही था। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 ये दोनों रिटन एग्जामिनेशन होंगे। तो 30 मार्क्स आपका होगा स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 40 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 30 MCQs और 40 MCQs होंगे 1-1 मार्क्स की, ये मैं बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेज 3 में भी मैंने आपको बताया था 35 मार्क्स आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में चाहिए। स्पेशल वेटेज की बात अगर हम करें तो ये तो मेडिकल डेंटल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो नॉन मेडिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 फॉर कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो नीचे 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा नॉन मेडिकल कैटेगरी में 10 नंबर का, 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3, यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप CSIR वगैरह कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई वगैरह करके आ रहे हैं, तब पर भी यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा एम्स का। तो दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3, ठीक है। पहले तो आपको स्टेज 3 में एलिजिबल होना चाहिए। दे ऑल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ फेलोशिप। यानी कि अगर आपके पास ये एग्जामिनेशन का स्कोर है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, और दूसरी चीज़ आपने स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 भी क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको स्टेज नंबर 3 में 10 नंबर का बेनिफिट होगा उन लोगों से या उन स्टूडेंट से जो लोग नहीं क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनसे 10 नंबर ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए ऑब्वियसली सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। स्टेज नंबर 3 में क्या होगा? आफ्टर कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड 2 स्पेशल वेटेज 3 times एज मेनी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे लेबोरेटरी, डिपार्टमेंटल, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा जो 20 नंबर का होगा, और इन मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा स्टेज नंबर 1 + 2 + स्पेशल वेटेज पे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, हर जगह जैसी रहती हैं, इसमें कुछ भी और अलग नहीं है मुझे लगता है। यस, इसमें बाकी कुछ और भी नहीं है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अपने एंड पे एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ीस वगैरह दी हुई, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे फ़ीस कितनी होगी। एम्स हाईली सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप देख सकते हैं 25 रुपये है। ट्यूशन फ़ीस में पीएचडी की फ़ीस 720 रुपये है। तो आप देख सकते हैं, मतलब इससे सस्ता क्या ही मिल सकता है आपको, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन यहाँ पे होता है, इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी बहुत अच्छी कमाल की। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये फॉर्म भरना कैसे है वो सब दिखाया गया है, इनकेस अगर आप देखना चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब बहरहाल मैं वापस आता हूँ और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। यस, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आकर के पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, रजिस्टर करिए और फिर उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।